नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से कवर कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिल्कुल बीपीएससी के पैटर्न पर आधारित एक इकोनॉमिक्स का प्रश्न आप लोगों के सामने है। विकेंद्रीकृत योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की क्षमता को वास्तविक रूप से पूरा किया जा सकता है, परीक्षण कीजिए। अब यहाँ पे बात की जा रही है विकेंद्रीकृत योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की क्षमता को वास्तविक रूप से पूरा किया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि जैसे कि विकेंद्रीकृत योजना को देखेंगे तो यहाँ पे जब पंचवर्षीय योजना जब लगाया गया तो उस समय भी थोड़ा बहुत ध्यान देने की कोशिश किया गया था, लेकिन उस समय चूँकि अधिकतर रूप में केंद्रीकृत योजनाओं के माध्यम से ही यहाँ पे नीचे अर्थात विकेंद्रीकृत करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन आगे चल के जब 73वां 74वां संविधान का जब संशोधन हो गया, खासकर स्थानीय स्वशासन फिर ठीक पंचायती व्यवस्था वगैरह जब सामने आ गया तो उसके बाद से फिर हमें दिखाई दिया विकेंद्रीकृत योजना। अब यहाँ पे स्थानीय स्तर पे बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन होने लगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूछा जा रहा है विकेंद्रीकृत योजना। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि विकेंद्रीकृत इस योजना का जो संबंध है बिल्कुल उस पंचायती व्यवस्था से, पंचायती व्यवस्था को किस तरीके से यहाँ पे सुधारा जाए या फिर पंचायती व्यवस्था को ही सुधार के ग्रामीण क्षेत्रों को वास्तविक रूप से किस तरीके से यहाँ पे पूरा किया जा सकता है, उसी का पूरा परीक्षण करने की कोशिश करना है। अब चलिए इसका मैं एक अच्छा आंसर राइटिंग आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताना है इंट्रो पार्ट में यहाँ पे शुरुआत करना है यहाँ पे भूमिका में। अब भूमिका में जो भी विकेंद्रीकृत का मतलब क्या होता है, शासन सत्ता को किस तरीके से यहाँ पे बांटना होता है नीचे के लेवल पे, उसको आप थोड़ा बहुत यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों की क्षमता को वास्तविक रूप से पूरा किया जा सकता है, अर्थात भारत में जो विकेंद्रीकरण जो योजना है इसको आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल के रूप में बता देना है कि किस तरीके से विकेंद्रीकरण केंद्र से लेके नीचे पंचायती स्तर तक, ब्लॉक लेवल तक कार्य करती है, उसे आपको बता देना है। और फिर उसके बाद से पंचायती स्तर पर विकेंद्रीकरण योजना को करके लगा के ग्रामीण क्षेत्र अपनी पूरी क्षमता के साथ अपनी किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, यहाँ पे आपको विशेष तौर पे बल देना है। जितना भी पॉइंट मैंने लगभग 6-7 पॉइंट को शामिल किया है उसको आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आप इसमें कुछ आवश्यक उपाय भी सुझाव के रूप में दे सकते हैं, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हो जाएगा एक छोटा सा निष्कर्ष एक टिप्पणी के रूप में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इसका आंसर राइटिंग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परिचय। अब यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, अब इस विकेंद्रीकरण का जो मतलब है देखिए, पॉलिटी में कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है, इकोनॉमिक्स में कुछ अलग हो जाएगा। जैसे पॉलिटी में अगर देखा जाए तो शासन सत्ता को पॉलिटी के अंतर्गत अगर यहाँ पे देखा जाए तो शासन सत्ता का केंद्रीकृत के बजाय स्थानीय स्तर पर विकेंद्रीकृत करना। अब यही जो कहा जा रहा है स्थानीय स्तर पे विकेंद्रीकृत करना, अब इसी को यहाँ पे अप्लाई करना है इकोनॉमिक्स के संदर्भ में कि जब तक इस स्थानीय स्तर को विकेंद्रीकृत यहाँ पे नहीं किया जाएगा तब तक नीचे के लेवल पे इनका पूरी तरीके से विकास यहाँ पे नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे विकेंद्रीकरण योजना के तहत अगर देखा जाए तो ऊपर आपको दिखाई देगा केंद्र से नीचे आएंगे तो फिर ये प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो जाएगा राज्य स्तर तक, उसी तरीके से जिला स्तर तक, उसके बाद उपमंडल हो जाएगा, उपमंडल या फिर मंडल के रूप में समझ सकते हैं। फिर नीचे आएंगे यहाँ पे तो ब्लॉक लेवल तक, ब्लॉक के बाद यहाँ पे पंचायती लेवल पे, और फिर पंचायती से तब आके आएगी ये ग्राम लेवल पे। तो यही पूरी यहाँ पे विकेंद्रीकृत है अभी तक देखा जाए, ठीक है। अभी तक नहीं, मैंने जब तक ये 73वां 74वां संशोधन नहीं हुआ था तो एक केंद्र राज्य तक कहीं ना कहीं यहाँ पे सीमित था। लेकिन अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, पंचायती व्यवस्था को एक स्वायत्त कह सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंसी देने का प्रयास किया गया, जिसके वजह से धीरे धीरे इनका भी डेवलपमेंट यहाँ पे होने लगा। यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है कि प्रथम योजना के अनुसार अगर देखा जाए, प्रथम पंचवर्षीय योजना की यहाँ पे बात किया जाए तो इसी समय से यहाँ पे इस योजना में चूँकि
पूरी पूरी वो जो योजना होती थी, केंद्रीकृत योजना होती थी, जो केंद्र के द्वारा यहाँ पे बनाई जाती थी, केंद्र के द्वारा बनाई जाती थी, लेकिन उसको अंतिम रूप से देखा जाए तो कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में, किसी न किसी ज़िला में उसको स्टेबलाइज करने का प्रयास किया जाता था। जैसे बहुत सारा ऐसे में एग्जाम्पल है। सपोज करिए कि कोई अगर जल विद्युत परियोजना ही है, किसी राज्य के, किसी जिला के, किसी पंचायत के, किसी गांव के, किसी क्षेत्र के स्तर पे उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो उसमें भी बताया जा रहा था कि यहाँ पे लोगों की सक्रिय भागीदारी हो, लोगों की सक्रिय भागीदारी हो। और इसमें भी देखेंगे तो कुछ विकेंद्रीकरण का तत्व नज़र आएगा, विकेंद्रीकरण का तत्व नज़र आएगा, या फिर विकेंद्रीकरण योजना के महत्व पर यहाँ पे बल दिया गया। तो यही सारी बातें हैं, आपको भूमिका के रूप में थोड़ा बताने की, इंडिकेट करना है, कोशिश करना है। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे 73वां और 74वां संशोधन का भी जिक्र करना है। 1992 में जो यहाँ पे लाया गया उसका ज़रूर जिक्र करना है कि उसके बाद से संवैधानिक रूप से विकेंद्रीकरण पर यहाँ पे बल दिया जाने लगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं भारत में विकेंद्रीकरण योजना। अब विकेंद्रीकरण योजना भारत में देखा जाए तो 5 चरणों में, अब इन चरणों को मैंने इंडिकेट भी किया था, थोड़ा शॉर्ट टर्म में आपको दिखाने की कोशिश करना है। 5 चरणों में, जैसे कि पहला हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर पे, दूसरा हो जाएगा राज्य स्तर पे, तीसरा हो जाएगा जिला स्तर पे, इसी को महानगरों में महानगरीय स्तर भी बोला जाता है। इसके अलावा हो जाएगा ब्लॉक स्तरीय लेवल पे, और फिर यहाँ पे लास्टली यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे पंचायती स्तर पे, पंचायती स्तर पे। अब आज का जो हमारा प्रश्न है यही है, पंचायती स्तर, अर्थात यहाँ पे ग्रामीण क्षमता का किस तरीके से यहाँ पे विकास किया जाए, अर्थात पंचायती स्तर में किस तरीके से सुधार किया जाए, इनको क्या क्या अधिकार दिया जाए, सब आपको यहाँ पे, ठीक है, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करना है। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे विकेंद्रीकरण योजना के तहत पंचायती स्तर को, विकेंद्रीकरण योजना के तहत पंचायती स्तर पे कितना सुधार किया जाए ताकि इनकी क्षमताओं को, जो इनके अंदर जितना पोटेंशियल है उसको यहाँ पे आउटकम के रूप में, ठीक है, बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले आपको बात करना है यहाँ पे लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, लोगों की भागीदारी को बढ़ाना, जैसे कि स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया, रिजर्वेशन के रूप में यहाँ पे दिया गया, महिलाओं को यहाँ पे रिजर्वेशन के रूप में दिया गया। तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों की देखिए भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया गया। लेकिन अब यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है इस लेवल पे आके, चूँकि हम लोग इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आंसर को यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंडिकेट करने की कोशिश करना है कि स्थानीय लोगों की सक्रिय जो भागीदारी होनी चाहिए, स्थानीय लोगों की सक्रिय जो भागीदारी होनी चाहिए, चाहे किसी भी योजना को लेके, कोई भी योजना बन रहा है, चाहे वो कोई यहाँ पे कार्यक्रम बन रहा है, तभी जाके उसका बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हो पाएगा। जब स्थानीय लोगों की भागीदारी यहाँ पे सुनिश्चित जब होगी, तब जाके यहाँ पे स्थानीय समूह की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, स्थानीय समूह की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित होगी, और तब जाके यहाँ पे पूरी तरीके से ग्रामीण क्षमता का विस्तार हो पाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे नंबर सेकंड आपको बताना है सामाजिक विकास को लेके। अब सामाजिक विकास का मतलब क्या है यहाँ पे कि नीचे के लेवल पे, जैसे कि यहाँ पे हेल्थ हो गया, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में, स्वास्थ्य पोषण जैसे क्षेत्रों में, पेयजल, शिक्षा, यहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक प्रभावी और टिकाऊ विकास हो, क्योंकि जब तक यहाँ पे इनका विकास नहीं हो पाएगा तब तक यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में
मानव पूंजी का विकास नहीं हो पाएगा, मानव पूंजी का विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी है मानव पूंजी के विकास के लिए हेल्थ हो गया, पोषण, पेयजल, शिक्षा, सब यहाँ पे प्रभावी और टिकाऊ होना चाहिए। काम चलाओ यहाँ पे नहीं चाहिए। और यही मानव पूंजी है, देखिए यही जब मानव पूंजी का जब डेवलपमेंट हो जाएगा तो ग्रामीण जीवन स्तर में ऑटोमेटिक सुधार होने लगेगा। ग्रामीण जीवन स्तर में ऑटोमेटिक सुधार होने लगेगा। जैसे कि सपोज कुछ लोग यहाँ पे अगर गांव से निकल के अगर वे शहरों में आ गए हैं तो फिर पुनः वो गांव में जाते हैं तो उनका लाइफ स्टाइल ही अलग हो जाता है। क्यों? वे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं, पोषण के प्रति, पेयजल के प्रति, शिक्षा के प्रति। अब उनका जो इकोसिस्टम है वो बिल्कुल यहाँ पे ठीक है शहरों से मैच करता हुआ नज़र आता है और उसी को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं वे गाँव में भी जाके। तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तीसरा हम लोग यहाँ पे बात करें क्षेत्रीय असंतुलन को लेके, क्षेत्रीय असंतुलन को लेके। अब क्षेत्रीय असंतुलन का देखिए सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पे रहा है, केंद्रीकृत नियोजन को आप ठहरा सकते हैं, केंद्रीकृत नियोजन को आप ठहरा सकते हैं। जैसे कि केंद्रीकृत नियोजन को अगर हम लोग पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अगर देखें तो देखेंगे तो उन्हीं क्षेत्रों में सबसे अधिक यहाँ पे बल दिया गया जहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह सबसे अधिक था, चाहे नदियों की बात कर ले या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर ले, कोस्टल एरिया की बात कर ले। तो केंद्रीकृत नियोजन से यहाँ पे क्या हुआ, तो विकसित राज्यों तक, विकसित राज्यों तक, विकसित राज्यों तक विकास सीमित रह गया, विकास सीमित रह गया। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका सीधा सा मतलब है कि अधिकांश जो नीति थी विकसित राज्यों को आधार बना के यहाँ पे किया गया और इसके वजह से जो पूरा जो एक असंतुलन आने लगा, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो ठीक है आर्थिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, हमें देखने के लिए मिला। जैसे कि बिहार की बात करते हैं हम लोग, बीमारू राज्यों की, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, राजस्थान, छत्तीसगढ़। तो अगर राज्यों को अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं देखेंगे यहाँ पे नीति निर्माण बहुत सारे फैक्टर है, पॉलिटिकल फैक्टर के रूप में भी आप इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इस क्षेत्रीय असंतुलन को बचने के लिए भी, बचाने के लिए अभी यहाँ पे विकेंद्रीकृत नीतियाँ अपनाने की ज़रूरत है। तो नंबर 1 ये हो जाएगा। नंबर 2, नंबर 3। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नंबर 4। नंबर 4 में यहाँ पे अब इसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है, तो विकेंद्रीकृत नीतियों को अपना के, विकेंद्रीकृत नीतियों को अपना के। अब ये जो विकेंद्रीकृत जो नीतियाँ होगी बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे, ज़मीनी स्तर पे इसको लागू किया जाएगा। अब ज़मीनी स्तर पे लागू किया जाएगा इसका मतलब क्या है यहाँ पे, तो ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण लोगों को स्थानीय ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय ज़रूरत को ध्यान में रख कर या फिर रखते हुए सब यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे आपको समझना है कि ग्रामीण लोगों को स्थानीय ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, इसका मतलब क्या है कि अब तभी तो जाके हो पाएगा, ग्रामीण क्षमता का विकास हो पाएगा, ग्रामीण क्षमता का विकास हो पाएगा, या फिर ग्रामीण क्षमता को ध्यान में रख के। तो ये यहाँ पे बहुत ज़रूरत हो जाता है। जब तक इनको यहाँ पे शामिल नहीं किया जाए विकेंद्रीकृत नीतियों के तहत, तब तक फिर समस्या केंद्रीकृत वाली यहाँ पे बनी रहेगी। और भी यहाँ पे कारण है, जैसे कि 5वें नंबर पे हो जाएगा निधि का प्रभावी उपयोग, निधि का प्रभावी उपयोग। अब इसका क्या मतलब है, तो अब देखिए विकेंद्रीकृत योजना के तहत, विकेंद्रीकृत योजना के तहत देखिए संसाधनों की बर्बादी को न्यूनतम स्तर पर रोका जा सकता है। अब यही है निधि का प्रभावी उपयोग। जैसे कि विकेंद्रीकृत योजना के तहत अगर संसाधनों की बर्बादी को न्यूनतम स्तर पर अगर रोकने के लिए उसको क्या किया जाएगा, तो माइक्रो लेवल पे यहाँ पे ठीक है निधि का उपयोग किया जाएगा।
अब उस पे जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वो स्थानीय लोग हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनको पता है कि स्थानीय स्तर पर समस्या क्या है, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाएगा, और तो और वे लीकेज जैसी समस्या को परियोजना के क्रियान्वयन पर भी यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि विकेंद्रीकृत योजना में संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए, संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए न्यूनतम स्तर पर जो भी यहाँ पे भाग लेने वाले लोग हो वो एक कैसे लोग होना चाहिए, सब यहाँ पे स्थानीय लोग होना चाहिए, और तभी जाके निधि का उपयोग बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हो पाएगा। इसके अलावा ये लोग परियोजना क्रियान्वयन पे भी फुल्ली कॉन्सेंट्रेट रहेंगे, नज़र यहाँ पे रखेंगे। इससे यहाँ पे क्या होगा तो देखिए ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता आएगी, और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में ध्यान रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी, अर्थात लीकेज अपने आप यहाँ पे कम होने लगेगा। होता है ना कि स्थानीय लोगों को ही अपनी समस्याओं का पता है और उसको किस तरीके से दूर करना है वे भी उनको पता है। तो अगर वे ही लोग इसमें शामिल रहेंगे तो ईमानदारी पूर्वक सरलता से अपने कामों को वे अंजाम दे पाएंगे। छठे नंबर पर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कृषि का विकास। क्योंकि गांव में इंस्टेंट तो यहाँ पे औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया नहीं जा सकता है, तृतीय क्रियाकलाप को भी बढ़ावा दिया नहीं जा सकता है, अर्थात जो चीज़ें पहले से यहाँ पे चल रही है उसको और अधिक अगर बेहतरीन अगर कर दिया जाए तो बहुत हद तक इन समस्याओं को ठीक किया जा सकता है। जैसे कृषि के विकास को लेकर देखा जाए यहाँ पे तो देखिए भारत की जो जलवायु है, भारत की जलवायु कृषि के लिए मैंने ये इतना शानदार है कि विश्व में ही शायद कोई ऐसा देश है, ठीक है, मैंने होगा अमेरिका वगैरह देखेंगे, ठीक है। तो भारत की जलवायु के दृष्टिकोण से अमेरिका भी कृषि में बहुत, ठीक है, आपको पीछे नज़र आएगा, लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है। भारत की जलवायु बेस्ट है एग्रीकल्चर क्रियाकलापों के लिए। क्योंकि भारत की जलवायु में देखेंगे यहाँ पे तो मैंने मिट्टी का टाइप्स तो इतना अधिक है कि क्या कहना है। यहाँ पे तापमान को लेके भी कोई समस्या नहीं है, हर प्रकार का मौसम मौजूद है। वर्षा यहाँ पे मानसूनी जलवायु, इसके अलावा जल संसाधनों की उपलब्धता, 12 मासी नदियों का पूरा एक शानदार मेल दिखाई देगा। इस प्रकार से देखा जाए तो भारत को लगभग 15 कृषि क्षेत्रों में यहाँ पे, ठीक है, विभाजित किया जाता है विकास के लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि इसका डेवलपमेंट किस तरीके से किया जाए, इसीलिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कृषि और खेती को स्थानीय ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे प्रोडक्शन किए जाए, उपज को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाए। अब इससे क्या होगा तो नंबर 1 यहाँ पे खाद उत्पादन में ये लोग सशक्त हो जाएंगे। दूसरा चीज़ ये हो जाएगा कि ये लोग आजीविका को बढ़ाने में भी ये लोग सशक्त हो जाएंगे। इसका मतलब रोटी कपड़ा मकान प्राइमरी जो ज़रूरत है वे आसानी से पूरा कर लेंगे। उसके बाद से फिर हेल्थ एजुकेशन बिजली, इन सारी चीज़ों को अपनी लाइवलीहुड को ये लोग अच्छे से अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। ये सब कब संभव होगा जब कृषि का यहाँ पे पूरी तरीके से विकास हो जाएगा। एक चीज़ और मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे 7वें नंबर पे ट्रिकल डाउन इफेक्ट। थोड़ा सा मेरी आवाज़ को सुनते रहिए। ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका मतलब है कि ऊपर से छन के आना, और इकोनॉमिक्स का संदर्भ यहाँ पे लिया जाता है कि धान का जो प्रवाह होगा अमीरों से गरीबों तक जब धन का प्रवाह इस तरीके से होगा तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की वजह से बहुत सारे यहाँ पे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा सकता है, रोजगार सृजन कार्यक्रम चलाया जा सकता है गाँव के क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत योजना के तहत। इसके अलावा जो सामुदायिक संपत्ति है, सामुदायिक
संपत्ति का निर्माण में इसको भागीदारी बनाया जा सकता है। जैसे कि सामुदायिक संपत्ति में अगर देखा जाए तो गांव के क्षेत्र में यहाँ पे स्कूल हो जाएगा, गांव की सड़क हो जाएगा, गांव की सड़क हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे पंचायत घर का विकास, पंचायत घर का विकास। एक चीज़ और यहाँ पे है, ठीक है, ग्रामीण आय में बढ़ोतरी, ग्रामीण आय में बढ़ोतरी। तो यहाँ पे कब ये हो पाएगा? जब विकेंद्रीकृत योजना के तहत ट्रिकल डाउन इफेक्ट लगेगा यहाँ पे, तो पैसा ऊपर से अर्थात गरीबों से अमीरों से गरीबों के पास जब आएगा तो उसको यहाँ पे एक बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ, एक शानदार प्रबंधन के साथ इन सारे ही आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है, जो कि ग्रामीण लोगों के पोटेंशियल को कहीं न कहीं उभारने में मदद करेगा। उसके बाद आइए हम लोग बात करते हैं अब इसके लिए आवश्यक जो उपाय क्या क्या यहाँ पे हो सकता है विकेंद्रीकरण योजना के लिए। तो नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा कार्यात्मक अस्पष्टता। कार्यात्मक अस्पष्टता अर्थात यहाँ पे कार्य करने की जो अस्पष्टता को लेके है, ये बहुत यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। और ये तभी प्रभावी होगा, कोई भी कार्य तभी प्रभावी होगा जब यहाँ पे कोई भी संस्था हो, कोई भी संस्था, कोई भी संगठन हो, दोनों मिलके, ठीक है, काम कर रही हो, दोनों मिलके काम कर रही हो, किसी भी प्रकार के इनके बीच टकराव की स्थिति ना हो, पारस्परिक सहयोग की भावना हो, और ये दोनों ही अपने जिम्मेदारियों का जो निर्वहन है सही तरीके से कर पाए, अपनी जिम्मेदारी, अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझ पाए, ट्रांसपेरेंसी के साथ ही लोग कार्य कर पाए। इसीलिए विकेंद्रीकरण योजना के लिए बहुत ज़रूरत हो जाता है कार्यात्मक स्पष्टता। होता क्या है यहाँ पे देखिए, ब्लॉक लेवल पे जाएगा तो बहुत सारे यहाँ पे भ्रष्ट अधिकारी हैं। वही चीज़ अगर पंचायत लेवल पे जाएगा तो फिर वहाँ पे भी वही सारा चीज़ें, यहाँ पे बहुत सारा मुखिया हो गया, फिर जो मेंबर होते हैं उसमें लगे हुए, या फिर जो भी स्कीम है अगर किसी भी टेंडर के तहत उसको अगर दिया जा रहा है तो वो भी एक बहुत बड़ी समस्या के कारण है कि वो टेंडर किसको मिल रहा है, सही तरीके से यहाँ पे कार्य कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पता चले कि यहाँ पे ठीक है, सड़क बनाने के लिए यहाँ पे, ठीक है, किसी कंपनी को यहाँ पे टेंडर दिया गया। अब कंपनी के जो, ठीक है, वहाँ के जो मुख्य लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, संस्था और संगठन दोनों में आपस में साठ गांठ की वजह से यहाँ पे पता चले कि इसमें काम भी पूरी तरीके से 2 नंबर हुआ और पैसा उनको 1 नंबर मिल गया, काम से अधिक पैसा। तो समस्या यहाँ पे होगी ही होगी। इसीलिए कार्यात्मक स्पष्टता बहुत ज़रूरी हो जाता है। दूसरा यहाँ पे हो जाता है वित्तीय उपलब्धता और स्वायत्तता। वित्तीय उपलब्धता और स्वायत्तता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे जो भी संगठन होगा, जो भी यहाँ पे संगठन होगा या फिर संस्था, इसमें तो क्योंकि पैसा की बात है यहाँ पे वित्तीय, तो संगठन के पास तो नहीं आएगा, डायरेक्ट एक किसी न किसी संस्था के पास ही आएगा। तो संस्थाओं के पास पूरा का पूरा उत्तरदायित्व होना चाहिए, उत्तरदायित्व होना चाहिए। और इनके पास उत्तरदायित्व तभी आएगा शानदार तरीके से जब इनके पास पर्याप्त संसाधन होगा, पर्याप्त संसाधन होगा। और संसाधनों के साथ देखिए स्वायत्तता बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर काम में इनका अड़ंगा लगाया जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है इस समस्याओं को ठीक करने के लिए विकेंद्रीकृत प्रशासन। विकेंद्रीकृत प्रशासन, विकेंद्रीकृत प्रशासन का मतलब है यहाँ पे कि प्रशासनिक लचीलापन से है, प्रशासनिक लचीलापन है, लचीलापन से है। और इसका मतलब क्या है कि प्रशासन को हर हाल में, प्रशासन को हर हाल में शक्तियों का हनन करना होगा, शक्तियों का हनन करना पड़ेगा, तभी ये जाके सही तरीके से विकेंद्रीकरण योजनाएं लागू हो पाएगी। होगा क्या यहाँ पे देखिए, नीचे के लेवल पे जाएगा तो अगर प्रशासन एक्टिव है यहाँ पे, तो बार बार जाके होता है ना अड़ंगा लगाना किसी भी कार्य को लेके, तो एक समस्या का कारण बन सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सार्वजनिक भागीदारी को लेके, सार्वजनिक भागीदारी को लेके, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर हो जाता है सार्वजनिक भागीदारी। थोड़ा इसे भी समझने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। यहाँ पे नहीं हटेगा मेरे ख्याल से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
सार्वजनिक भागीदारी, सार्वजनिक भागीदारी को लेके, ठीक है, थोड़ा इसे समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। जैसे कि सार्वजनिक जो भागीदारी है किसी भी परियोजना को लेके, कार्यक्रम को लेके, उसकी सफलता और दक्षता पे, सफलता और दक्षता पे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे डाल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अगर जितनी बड़ी मात्रा में सार्वजनिक भागीदारी होगी, सार्वजनिक भागीदारी होगी, ठीक है, लोगों में जागरूकता या फिर सशक्तता की भावना यहाँ पे आएगी। और इसमें और ज़रूरी हो जाता है सार्वजनिक भागीदारी में कि नीचे के लोगों को, खासकर जो हाशिए पे लोग मौजूद हैं, फिर वंचित जो भी लोग हैं, वंचित तबके के लोग जो भी मौजूद हैं, उनको भी अगर इस तरह की परियोजनाओं में शामिल किया जाए तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ये चीज़ आप लोग देख ही रहे होंगे, ठीक से हाशिए और वंचित लोगों को पास जब भी, ठीक है, पैसा आता है, पैसे का फ्लो बनता है, या फिर कोई ना कोई अगर, ठीक है, उनको मुखिया अगर चुना जा रहा है, या नीचे के लेवल पर कोई ना कोई उनको, ठीक है, किसी का मेंबर बनाया जा रहा है, किसी संस्था का मेंबर बनाया जा रहा है, तो फिर बहुत बड़ा जो चेंज आता है। सोचिए उसी समाज में रहने वाले लोग तो कहीं न कहीं एक सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ वे उस समाज को आगे ले जाने का भी कार्य करते हैं। और ये कब हो पाएगा? जब नीचे के लेवल पे विकेंद्रीकृत सार्वजनिक भागीदारी में उनको यहाँ पे किसी न किसी रूप में शामिल किया जाए। अब यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे निष्कर्ष के रूप में बताने की कोशिश करना है कि प्रभावी जो विकेंद्रीकृत योजना है, प्रभावी विकेंद्रीकृत योजना है, अभी भी देखिए उतनी सही तरीके से कार्य नहीं कर रही है। इसीलिए इसको प्रभावी विकेंद्रीकृत योजना को सही तरीके से कार्य करने के लिए अब समाज में नीचे के लेवल पे जितना भी मतलब जागरूक लोग हैं, संगठन है, संस्था है, सबको एक मंच पे आना होगा। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल आप मेंशन जरूर कीजिएगा। नागरिक समाज संगठन, नागरिक समाज संगठन, इसके अलावा यहाँ पे जो रिटायर्ड, जो यहाँ पे सरकारी अधिकारी हैं, इनको पता होता है कि किस तरीके से यहाँ पे सरकारी काम यहाँ पे होता है, एक्सपीरियंस होता है इनके पास, इनको इसमें शामिल किया जाए। इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों में कार्य करने वाले लोगों को इसमें शामिल किया जाए। साथ में यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों की पूर्ण भागीदारी जरूरी है, पूर्ण भागीदारी जरूरी है, तभी ये विकेंद्रीकृत योजना को सही तरीके से, ठीक है, लागू कर पाएंगे। या फिर कर सकते हैं कि जो भी सूक्ष्म योजना है, क्योंकि नीचे के लेवल पे लागू हो रहा है, जो भी सूक्ष्म योजना है इसमें ज़रूरी हो जाता है ग्राम पंचायत के साथ साथ यहाँ पे हो जाता है स्थानीय शासन। इन सब की ध्यान रखिएगा, इन सबकी जो सहभागिता है पूर्णतः सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, पूर्णतः सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरत हो जाता है। तभी जाके विकेंद्रीकृत योजना और अच्छे तरीके से, प्रभावी रूप से, टिकाऊ रूप से ये कार्य कर पाएगी। तो इन्हीं सारी बातों को आपको लिख के आ जाना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का आंसर राइटिंग यही कंप्लीट हुआ। अपना फीडबैक आप लोग देते रहें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।